एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो सीनूक हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है, जिसको कि H-47 के नाम से जाना जाता है। बोइंग के द्वारा इसको बनाया जाता है और अमेरिका, भारत दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 20 से अधिक देश हैं जहां पर इसका ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ये खबर आ रही है कि यूएस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 400 सीनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड कर दिया गया है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस चीज से विश्व के सारे ऑपरेटर्स की भौवें तन गई। भारत भी उनमें एक देश था जिसको ये लगा कि क्यों इस प्रकार की चीज यूएस ने की है। अभी तो हमने 1 साल ही हुआ है सीनूक हेलीकॉप्टर को खरीदा है, अब यूएस इसको ग्राउंडेड कर रहा है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है। हालांकि यूएस ने ये कहा है कि इसके इंजन में प्रॉब्लम आ रही थी और फ्यूल लीकेज के कारण इसमें आग लग जा रही थी। इस कारण से इन सारे हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कर दिया गया है। फिर भी भारत ने यूएस से यह कहा है कि पूर्ण जानकारी दी जाए, रिपोर्ट दी जाए कि क्यों इन हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड किया गया है। ये कहा जा रहा है, ये फाइंडिंग आई है कि इसके ओ रिंग में प्रॉब्लम है, जिससे कि लीकेज होता है और लीकेज होने के बाद इसमें आग लग जाती है फ्यूल में। हनीवेल ने कहा है, जो कि इसके लिए इंजन निर्माता है, कि ये ओ रिंग पता नहीं किसने बनाई है, उन्होंने तो नहीं बनाई है और ये फॉल्टी है। ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि जब हेलीकॉप्टर के साथ लगकर ओ रिंग आई थी तब की ये प्रॉब्लम है या ओवरहॉलिंग के बाद ये प्रॉब्लम निकल कर आई है। सवाल ये है कि अमेरिका ने इसको एकदम से बैन कर दिया है, अब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो रूट कॉज है उसका एनालिसिस करने के बाद, फॉल्ट जहां निकलेगा उसको सुधारने के बाद फिर से इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। पर तब तक ये ग्राउंडेड है। वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी व्यक्ति इससे घायल हो, उसकी मृत्यु हो। भारत में क्या ऐसा होता है? MiG-21 है जो कि कई बार उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही अंतर है भारत और यूएस में। अब आप कहेंगे कि यूएस के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, भारत के पास इतना नहीं है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट नहीं चेंज कर सकते हम इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में, और वो भी इतना जल्दी। दूसरी बात, हम इनका निर्माण भी नहीं करते हैं। पर बात यह है कि इसके लिए प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। एयरफोर्स को किन एयरक्राफ्टों की भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी, कितने संख्या में आवश्यकता पड़ेगी, इसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम है। धीरे धीरे उनको खरीदना चाहिए, ये चीज करना चाहिए। भारत के अंदर उनका निर्माण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये चीज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रशिया में हो रही एक एक्सरसाइज वोस्टॉक, जो कि यूएस को भी अच्छी नहीं लग रही, जापान को भी अच्छी नहीं लग रही। पर भारत इस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है और नहीं भी ले रहा है। 2 तरह की चीजें हुई हैं। असल में रशिया के द्वारा कुछ 7-8 देशों के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज की जा रही है, जिसमें कि चीन भी शामिल है, वोस्टॉक 2022। ये रशिया में ग्राउंड पर भी होगी और इसको सी में भी किया जाएगा। ग्राउंड में किए जाने वाले वर्सन के लिए भारतीय आर्मी की वहां पर टुकड़ी पहुंच गई है, पर जो नेवी में और जो समंदर में किया जा रहा है एक्सरसाइज, उसमें हमारी टुकड़ी नहीं पहुंची है, ना ही हमने कोई वॉरशिप भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जापान को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके आसपास के समंदर में इस प्रकार की एक्सरसाइज की जाए। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? असल में 4 ऐसे आइलैंड हैं जो कि रशिया के कब्जे में हैं और ये जापान के पास थे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। उसके बाद रशिया ने इन पर कब्जा कर लिया। अब जापान ये दावा करता है कि ये 4 जो आइलैंड है, जो कि हमेशा से ही विरासत में उसको मिले थे, उस पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है अवैध तौर पे। ये जो आइलैंड का समूह कहलाता है वो कुरील आइलैंड कहा जाता है और इसको नॉर्दर्न टेरिटरी जापान के द्वारा कहा जाता है, जिसमें से एक कुनासिरी और दूसरा इतुरोप। ये 2 आइलैंड उन 4 आइलैंड्स में से हैं जिन पर की रशिया एक्सरसाइज करने वाला है, उसके आसपास एक्सरसाइज करने वाला है। जापान ने ये कहा था भारत से कि इस प्रकार की चीजें ना करें। भारत ने उनकी बात मानी है और अब रशिया को कन्वे कर दिया गया है कि आर्मी तो हमारी भाग लेगी, पर नेवी और हमारा वॉरशिप कोई भी भाग नहीं लेने वाला है। जापान ने इसके लिए खुशी जताई है और इसलिए हमने ये किया है कि जापान क्वाड का भाग है और क्वाड के देशों के साथ इस प्रकार की दगाबाजी बिल्कुल सही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत का ये जो मूव है वो सही है या नहीं है। रूस को भी ये पता चल जाएगा कि भारत के जो साथ के देश हैं उनके साथ अगर कोई वो गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा या चीन के साथ मिलकर कुछ करना चाहेगा तो भारत उसमें उसका साथ नहीं देगा। एक लेवल तक ही रशिया का साथ दिया जाएगा भारत के द्वारा, जहां तक भारत का स्वार्थ है, और ऐसा करना भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमने INS विक्रांत की। 2 दिन बाद इसको नेवी में शामिल कर लिया जाएगा, कमीशन कर लिया जाएगा। पर यहाँ पर इससे रिलेटेड 2 तरह की खबरें हैं।
नेवी को नया निशान प्राप्त होने वाला है और वही फिर इंडियन नेवी में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग तो हो जाएगी, पर विडंबना यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एयरक्राफ्ट ही नहीं होंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा क्या जिस पर कि एयरक्राफ्ट ही ना हो। भारत इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, पर हमारी लचर व्यवस्था की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर तो हमने धीमे धीमे किसी तरह बना लिया, हालांकि उसमें भी लेट हुआ, पर उसके लेट से ज्यादा लेट तो उस पर उड़ने वाले एयरक्राफ्टों में हो रहा है। पर अभी कुछ ट्रायल्स के बाद ये क्लियर हुआ है कि राफेल एम या बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट्स में से किसी एक एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। पर कब खरीदा जाएगा, कब इनकी डिलीवरी होगी, कब ये उड़ना स्टार्ट करेंगे आईएनएस विक्रांत पर से। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और उनके सो कॉल्ड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट JF-17 की। पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आई है, तो अपने JF-17 की उन्होंने काफी बड़ाई तो की ही होगी, पर खबर ये है कि अर्जेंटीना की तरफ से एक समूह, एक डेलीगेशन, उनकी जो कामरा में फैक्ट्री है इस एयरक्राफ्ट की असेंबली करने की, वहां का दौरा किया है। और उन्होंने, जो पाकिस्तान की मीडिया है, उन्होंने अपने लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोली कि भाई ये वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है, विश्व में कई जगह इसका एक्सपोर्ट हुआ है और इस एयरक्राफ्ट ने बहुत कुछ करके दिखाया है। बहुत कुछ करके क्या दिखाया है हमको तो पता ही है। पाकिस्तान खुद जो इसका इस्तेमाल कर रहा है स्पेयर पार्ट के चक्कर में, उनकी आधी फ्लीट इसकी ग्राउंडेड कर दी गई है और वो अपने बड़ाई में इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। सार ये है कि अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट के लिए। ज्यादा चांसेस यही है कि इस एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। हालांकि खबरों में यह भी आया था कि कुछ और एयरक्राफ्ट उनको प्रोजेक्ट किए गए हैं, जिसमें कि HAL का तेजस भी है। पर जो खबरें बता रही हैं, जो मीडिया बता रहा है, वो यही बता रहा है कि पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि कई बार ये भी होता है कि कोई देश इस तरह की खबरें जानबूझ के उड़ाता है मार्केटिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं रशिया के एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की, जिसको कि Tu-160 के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों पहले हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ के द्वारा यह दावा किया गया था कि इस प्रकार के हम एयरक्राफ्ट की फ्लीट को लेने का प्रयास कर रहे हैं या उस पर काम चल रहा है। अभी के चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने ये क्लियर कर दिया है एक लेक्चर में कि इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। भारत इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के द्वारा बॉम्बिंग तो की जा सकती है, पर इसकी खुद की सिक्योरिटी के लिए इसमें कोई सिस्टम नहीं है। अपने आप को खुद ये डिफेंड नहीं कर सकता है, इसके तहत 2-4 एयरक्राफ्टों को उड़ाना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि भारत अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस प्रकार के बॉम्बर की फ्लीट को हम खरीदें, लीज पर लें, उसको मेंटेन करें। इसका खर्चा वहन करने लायक भारत की स्थिति नहीं है और ना ही हमें कोई आवश्यकता है। इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इस प्रकार के बॉम्बर को हम या तो लीज पर या खरीदेंगे। इसके बदले कोई मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीद लिए जाए और उसका बॉम्बिंग की तरह इस्तेमाल, बॉम्बर की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो वो ज्यादा भारत के लिए सुटेबल होगा। इस तरह का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का भारत में कोई भी उपयोग नहीं है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो से उनके सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।